क्या आप एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना कर सकते हैं जो इतना शक्तिशाली था कि वह 600 साल से भी ज्यादा चला? 6 सदियां। जरा इस पर सोचिए। ज्यादातर कंपनियां 60 साल भी नहीं चलती, ज्यादातर विचार 60 साल भी नहीं टिकते, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य ऊंचा खड़ा रहा। एक ऐसा विशालकाय जो पूरब और पश्चिम को जोड़ता था। यह सिर्फ एक किंगडम नहीं था, यह अपने आप में एक दुनिया थी। लगभग 1299 में इसकी शुरुआत से यह एक छोटे तुर्की राज्य से बढ़कर एक विशाल शक्ति बन गया, जिसने 3 महाद्वीपों में विशाल भूमि को कंट्रोल किया। यूरोप, एशिया, अफ्रीका इसका दिल आज के टर्की में था, लेकिन इसका प्रभाव वियना के दरवाजों से लेकर अरब के रेगिस्तानों तक महसूस किया गया। यह कला का एक केंद्र था, यह विज्ञान का एक केंद्र था, यह संस्कृति का एक केंद्र था, शक्ति का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि वह कभी धूमिल नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ रहता है? एक महान साम्राज्य का गिरना कोई एक घटना नहीं होती। यह एक लंबी धीमी प्रक्रिया होती है, जैसे कोई बीमारी जो कई सालों में घर कर जाती है। ऑटोमन के लिए परेशानी का पहला बड़ा संकेत 1687 में आया वियना की लड़ाई का साल था। ऑटोमन सेना ने वियना को घेर लिया, लेकिन वे हार गए। यह सिर्फ एक सैनिक हार नहीं, एक मनोवैज्ञानिक झटका पहली बार यूरोप ने देखा। उसे रोका जा सकता है। यह ऑटोमन विस्तार के अंत का चिन्ह था और 2 सदियों से ज्यादा की दर्दनाक वापसी की शुरुआत। उनकी अजेयता का जादू टूट गया। 1700 में समस्याएं गहरी हुईं। रूस के साथ युद्धों ने बड़े क्षेत्र काटे। 1693 का कार्लोविट्स, पहली बड़ी जमीन की हार। 18वीं सदी में रूस ने काला सागर के आसपास जमीनें घटाईं। जो कभी शिकारी था, अब शिकार बन रहा था। यूरोपीय शक्तियां अब कहते यूरोप का बीमार आदमी। 19वीं सदी, निराशा और सुधार के प्रयास। सुल्तान सेलिम III महमूद II। तो इस महान साम्राज्य के ढहने का असली कारण क्या था? यह कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि कई कारकों का एक कॉम्बिनेशन था। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण लीडरशिप में असफलता थी। सुलेमान दी मैग्निफिसेंट जैसे महान सुल्तानों के युग के बाद कमजोर, अनुभवहीन और भ्रष्ट शासकों की एक लंबी लाइन सत्ता में आई। कई लोग विशाल साम्राज्य को चलाने के मुश्किल काम से ज्यादा महल की विलासिता में दिलचस्पी रखते थे। पतन का दूसरा स्तंभ सैन्य गिरावट थी। ऑटोमन सेना, खासकर एलीट जैनिसरी कोर, कभी दुनिया की सबसे उन्नत युद्धक शक्ति थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने इनोवेशन करना बंद कर दिया। जबकि यूरोपीय सेनाएं आधुनिक हो रही थीं, नई रणनीति विकसित कर रही थीं और अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार कर रही थीं। तीसरा कारण आर्थिक परेशानी थी। साम्राज्य की दौलत विजय और व्यापार मार्गों के नियंत्रण पर बनी थी। उसी समय वास्को डी गामा जैसे यूरोपीय खोजकर्ताओं ने एशिया के लिए नए समुद्री मार्ग खोजे, जिससे ऑटोमन नियंत्रित भूमि मार्गों को बाईपास कर दिया गया। अंत में चौथा स्तंभ आंतरिक और बाहरी दबावों का उदय था। ऑटोमन साम्राज्य अविश्वसनीय रूप से विविध था, लेकिन 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का विचार पूरे यूरोप में फैल गया, यह उम्मीद करते हुए कि वे अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर कर सकें। तो 600 साल तक चला एक साम्राज्य अब नहीं रहा। हम जो 2025 में जी रहे हैं, इस कहानी की परवाह क्यों करें? ऑटोमन साम्राज्य के पतन ने सीधे तौर पर उस दुनिया को आकार दिया जिसमें हम आज रहते हैं, खासकर आधुनिक मध्य पूर्व को। इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इन आर्टिफिशियल बॉर्डर्स ने अक्सर जमीन पर मौजूद जातीय और धार्मिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज किया। आज मध्य पूर्व में हमें जो कई संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता दिखती है, यह कहानी बदलाव का विरोध करने के खतरों का एक शक्तिशाली सबक भी है। ऑटोमन के पास आधुनिक बनने, सुधार करने, बदलती दुनिया के अनुकूल होने का मौका था। उन्होंने कोशिश की, लेकिन शक्तिशाली आंतरिक शक्तियों, भ्रष्टाचार और पुराने विशेषाधिकारों को खोने के डर ने उन्हें रोके रखा। यह किसी भी संगठन, किसी भी कंपनी और यहां तक कि हम व्यक्तियों के लिए भी एक शाश्वत सबक है। यदि आप अनुकूलन नहीं करते हैं तो आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसके अलावा साम्राज्य के पतन से एक बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हुआ। जब 1924 में नए तुर्की गणराज्य द्वारा खिलाफत को खत्म कर दिया गया, तो यह एक शून्य पैदा कर गया। आखिरकार ऑटोमन साम्राज्य की कहानी एक मानवीय कहानी है। यह एक ऐसा दर्पण है जो उन चुनौतियों और विकल्पों को दर्शाता है जिनका हम आज भी सामना करते हैं।